चलिए पहले मैं आपको ना आपके सामने सब कुछ क्लियर करता हूं, कैसे एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे उसको समझना है, और उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। ये जो लोग आपको लगता है ना कि एग्जाम पास करते तो उनको हर बेसिक चीज का पता होता है, और इसी से रैंकिंग भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है अगर पास करते हैं तो। ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, ये चीज प्रैक्टिस की चीज होती है। तो हर जगह रियाज बोलते हैं ना, रियाज जरूरी है। देखिए पहले क्वेश्चन को जरूर लिखना ईमानदारी से, विथ ऑनेस्टी, यानी कि पलंग पे और दीवान पे लेट करके, बेड पर लेट करके मत करना। अभी थोड़ा सा सीरियस हो जाए, बस ज्यादा नहीं, आधे एक घंटे के लिए। नाउ सी, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इनका है डब्ल्यू अ विडो। देखिए ब्रेक करके लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। डब्ल्यू अ विडो, एंड एंड एस एस हर स्टेप सन। हर स्टेप सन, अब हर का मतलब क्या निकालेंगे? हर का मतलब क्या निकालेंगे? डब्ल्यू और नॉट, डब्ल्यू की बात हो रही है, दूसरे की बात हो रही है? सर डब्लू का सर। ओके, सर तो थोड़ा डब्ल्यू की बात हो अलर्ट रही है। रहिएगा। ओके, नाउ हर स्टेप सन, कॉमा, वर, वर। अब यहाँ वर लिखा है, मतलब वेयर वर जो भी पढ़ते हैं आप, तो दो के लिए है, एक के लिए नहीं है। वाज रहता तो एक सिंगल के लिए होता। नाउ कैसे माइन्यूटली इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। वर अलॉटेड सर्टेन लैंड, वर अलॉटेड सर्टेन लैंड इन lieu of property, in lieu of property. So were allotted certain land in lieu of, in lieu of, तो in lieu of तक ही रख देंगे, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं जानबूझ के। So were allotted certain land in lieu of, इसको भी मैं थोड़ा इरेजी कर देता हूं, इसको नीचे ले लेता हूं। इन lieu of, in lieu of का मतलब क्या होता है? के बदले, के बदले। इन lieu of का मतलब होता है के बदले। ओके, सो इन lieu of किसके बदले? in lieu of property left in पाकिस्तान। अभी देखिए ये तो प्रिजम्पशन की बात है कि पाकिस्तान लिखा है तो ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, नो डाउट, उसमें कोई समस्या किसी को नहीं है। बट पाकिस्तान में भी हिंदू होंगे। क्यों हिंदू यहां पर प्रिजम्पशन के लेके चलेंगे? क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पर हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात कर रहा है। तो ये तो प्रिजम्पशन की बात है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट लग रहा है, इट मीन्स कि हिंदू ही है, वो मुस्लिम नहीं है। ठीक है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, जैन हो सकता है, तो हिंदू तो है, नो डाउट। अब यहां तक आ जाइए, आगे मजे से ना। वो आगे कहता है वाइड ए कॉम्प्रोमाइज, इसको थोड़ा मैं कैपिटल में लिखता हूं, वाइड ए कॉम्प्रोमाइज, वाइड ए कॉम्प्रोमाइज। नाउ रेच्ड, अब ये इसको लिख रहा हूं मैं, इसके बाद आप लोग भी लिखिए इसको। रेच्ड इन 1950, तो इसको मैं, सॉरी, इसको एक साइड मिला करके पढ़ेंगे। वाइड ए कॉम्प्रोमाइज रिच्ड इन 1950, डब्ल्यू, डब्ल्यू डैश लगाया मैंने जानबूझ के। डब्ल्यू वाज गिवन the property, W was given the property with with a limited rights, limited rights, limited right. Okay, now further, W claims that after the passing, after the passing of the Hindu Succession Act, Hindu Succession Act 1956, now what she is claiming? She has become, she has become absolute owner, absolute owner, absolute owner of that property, absolute owner of that property. अब लास्ट में कुछ नहीं कहा है, इसमें कहा है कि डिसाइड। तो ये आपको डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? कि जो क्लेम कर रही है, जो क्लेम है डब्ल्यू का, वो एज पर लॉ सही है या गलत है। एज पर लॉ राइट है, यानी लॉफुल है, और अनलॉफुल है। अगर लॉफुल रहेगा तो आप उसको देंगे, अनलॉफुल रहेगा तो उसका पिटीशन को आप रद्दी की टोकरी में डिसमिस करके फेंक देंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को मैंने आपको अपने तरीके से लिख दिया है, इसको जरा सा एक बार दो बार आप खुद अब एनालिसिस करके अब आप बताइए कि क्या इसमें प्रैक्टिकल चीजें दिख रही हैं, यानी प्रॉब्लम में क्या आपको एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है, एकदम सामने से दिख रहा है। प्रिजम्पशन कुछ भी नहीं करना है,
प्रिजम्पशन की कहानी भी मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम में प्रिजम्पशन की बात लिखते हैं, लेकिन यहां पर जो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो सामने से दिख रहा है, प्राइमा फेसाई जो आपको लग रहा है, वो आप मुझे बताइए कि अब क्या लग रहा है। कोई प्रिजम्पशन नहीं, नो प्रिजम्पशन। सर यस सर। सर जो W और S को सर दोनों को जो प्रॉपर्टी अलॉट की गई है एक साथ एट अ टाइम पर, तो सर जो W है वो ये चाहती है कि 1956 एक्ट पास होने के बाद मैं उसकी एब्सोल्यूट ऑनर बन जाऊं, और उसे फिर जब वो एब्सोल्यूट ऑनर बन जाए तो उससे उसके हिसाब से वो उसे यूज कर सके और डिवॉल्व कर सके, जिससे कि उसके स्टेप सन का हक खत्म हो जाए एस का। क्योंकि सर जब वो एब्सोल्यूट ऑनर बन जाएगी तो सर एस का तो कुछ उसमें वही नहीं रहेगा, वो ये चाहती है सर। नाउ सी, क्या है, डब्ल्यू एक विडो है। अब इसका मतलब तो सीधी सी बात है भाई, इसका कोई हस्बैंड रहा होगा। अब ये हम प्रिज्यूम करके यहाँ पर चल सकते हैं, प्रिजम्पशन का रीजन है, मैं प्रिजम्पशन भी नहीं बोलूंगा इसके लिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर प्राइमा फेसाई एक चीज दिखती है। क्योंकि यहाँ पर बात की गई है हिंदू सक्सेशन एक्ट की, तो ये बोलने में मेरे को हिचक नहीं है, ना आपको हिचक होनी चाहिए, कि ये जिस फैमिली की कहानी हो रही है वो सारे के सारे हिंदू हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, तो ऑल आर हिंदू, जिसमें कोई समस्या नहीं है। नाउ आइए एस, तो यहां पर दूसरा बंदा है एस, और जो कि इसका स्टेप सन है। स्टेप सन होने का मतलब जरा पहले समझ लीजिए, एक एक चीज को क्लियर करता हूं। यहाँ स्टेप सन होने का मतलब क्या है, ये रहे हस्बैंड साहब, ठीक है, और हस्बैंड के यहाँ पर दो बीवियां हो गई, एक W1 और एक W2। हम मान के यहाँ पर चल सकते हैं, क्योंकि मानने की यहाँ पर फिर से बात नहीं है, फिर भी मैं मानने की बात कह रहा हूं, मानने की जरूरत है ही नहीं। चूंकि इसने कहा है कि जो W है, इसको मैं W कर देता हूं, जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं W कर देता हूं और इसको W1 कर देता हूं। ओके, चलिए सी, अब यहां पर ये मानने की बात है ही नहीं, उसने क्या बोला कि W का स्टेप सन है, हर स्टेप सन, आप यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा गया, हर स्टेप सन, इसका सौतेला बेटा, उसका सौतेला बेटा, किसका सौतेला, W का सौतेला। यानी कि W एस कौन है, सौतन का बेटा, उसको बोलते हैं सौतेला, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जोक जोक में। तो ये W का सौतेला, यानी W की सौतन का बेटा, इसका मतलब उसकी सौतन थी, सो देयर वाज ए सौतन, तो उसकी सौतन कौन हो सकती है यहाँ पर, W1। इसका मतलब ये है कि W1 का बेटा है S, या यूं कहिए इसको ऐसे कर दे थोड़ा सा, S, ये W1 का बेटा हुआ S। अब ये तो इसके लिए सगा बेटा है, ये दोनों का सगा बेटा, S जो है W1 का सगा बेटा है, S जो है इसका अपने माता पिता का सगा बेटा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो W है, इसके लिए ये स्टेप सन कहलाएगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट नहीं है ना इस डायग्राम पर, किसी को ऑब्जेक्शन है, ये स्टेप सन होगा कि नहीं होगा W के लिए, डायग्राम समझ में आ रही है चीज, यस और नो, स्टेप सन है सर। क्लियर है, आराम से समझते हैं। ये इसका स्टेप सन है, स्टेप सन होने का मतलब कि W के अलावे इसकी एक और कोई ना कोई सौतन थी, सौतन का मतलब इसकी एक और कोई ना कोई आई होगी इसके अलावे, यानी इसके हस्बैंड ने कहीं ना कहीं दो शादियां कर रखी हो, दो तीन चार जो भी है, वॉट एवर इट में बी, बट एक से अधिक बीवी थी, पॉलीगेमी प्रैक्टिस हुआ है। ओके, नाउ अब यहाँ पर दो लोग हैं, अब यहाँ पर W और S दो लोग हैं। ओके, अब आते हैं मजे से, यहां पर आइए, इसके लिए कहा गया कि वर अलॉटेड, वर अलॉटेड का मतलब हो गया कि दोनों को अलॉट किया गया एक सर्टेन लैंड। अब एक जमीन का टुकड़ा है, सर्टेन बोला है, सर्टेन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सर्टेन, एनीबॉडी रिप्लाई फास्ट क्विक, जल्दी जल्दी, मतलब स्पेसिफिक या डिफाइंड सर, जो डिफाइंड है ऑलरेडी। लीगल मीनिंग बताइएगा, सर्टेन का मतलब लीगल मीनिंग मेरे को जानना है, सर्टेन, सर्टेन का मतलब लीगल मीनिंग, नॉट इंग्लिश मीनिंग। सर्टेन का मतलब होता है आइडेंटिफाइड, फिक्स्ड, क्लियरली नोन, अनएम्बिगस। लीगल मीनिंग बता रहा हूं, अनएम्बिगस होता है, अनएम्बिगस। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब होता है आइडेंटिफाइड, यानी क्लियर कट बताया हुआ, यानी क्लियर कट का मतलब समझिए, सर्टेन का मतलब होता है आइडेंटिफाइड, मतलब उसकी चौहद्दी पता है, आपको चौहद्दी पता है कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, इस जमीन का कितना एरिया है वो आपको पता है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको पता है, इसके पड़ोस में कौन है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कौन बैठा है, ये आपको क्लियर कट पता है। सो यहां पर बिल्कुल क्लियर कहा गया कि वर अलॉटेड सर्टेन लैंड, उन दोनों को एक आइडेंटिफाइड, फिक्स्ड, अनएम्बिगस, क्लियर कट एक लैंड क्या किया गया, अलॉट किया गया, किसके बदले, इन ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी
लेफ्ट इन पाकिस्तान। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी थी पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के बदले इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू, उसको 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, मन में पढ़िए, इन ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इन ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इन ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेफ्ट इन पाकिस्तान, ऐसे पढ़ेंगे, इन ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेफ्ट इन पाकिस्तान। सो इन ल्यू ऑफ का मतलब हो गया के बदले, लेफ्ट छोड़ दिया, कहां छोड़ा, पाकिस्तान में छोड़ा। तो कोई प्रॉपर्टी थी जो पाकिस्तान में छोड़ दी इन्होंने, उसके बदले में, तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी छोड़ के आए, उसके बदले में इनको ये कह सकते हैं कि एक तरीके का कॉम्पनसेशन। भैया हम कोई चीज छोड़ देते हैं तो हमारा घाटा होता है, इस बात को समझिए। हमने कोई चीज छोड़ दी तो छोड़ने के बाद क्या होगा, आप कोई चीज छोड़ दोगे, ड्रॉप कर दोगे तो क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो आपने प्रॉपर्टी छोड़ दी पाकिस्तान में, उससे आपको क्या हो गया, घाटा हो गया। तो विधवा को घाटा हो गया, उसके बेटे को, सौतेले बेटों को घाटा हो गया, एक तरीके से लॉस हो गया। तो उस लॉस के एवज में एक तरीके से इनको एक क्लियर कट आइडेंटिफाइड जमीन का टुकड़ा मिलता है। अब यहां पर आता है बहुत मजेदार बात, वाइड ए कॉम्प्रोमाइज रीच्ड वाइड ए कॉम्प्रोमाइज रीच्ड इन 1950, यानी एक कॉम्प्रोमाइज हुआ और वो 1950 में हुआ। यानी जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो 1950 में होता है। अब यहां पर मैं भी बताने वाला हूं आपको, ये पहले मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, जल्दी से कौन बताएगा। लीगल मीनिंग बताना है मेरे को, सिंपल इंग्लिश मीनिंग नहीं। आप लॉयर हैं, आप लीगल मीनिंग से बात करेंगे, आप लॉ स्टूडेंट हैं, लीगल मीनिंग से बात करेंगे। डॉक्टर कभी जनरल बात बोलता है, वो लंबी चौड़ी अपनी डायलॉग बोलेगा, बीमारी का नाम इतना लंबा चौड़ा ही बोलेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। सिमिलरली आपको भी अपने लीगल टर्म में बात करनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉम्प्रोमाइज। Mutual agreement between two parties. न्यूट्रल अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। Mutual agreement. म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। ओके, म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज जो म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ दो पार्टीज के बीच में, वेदर इट इज इनफोर्सिएबल बिफोर द कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर मैटर जो हमारे पास आ रहा है, आई एम ए कोर्ट, आई एम ए जज, और मेरे पास जो आ रही है लेकर के मैटर, वो कह रहा है जी हमारे कॉम्प्रोमाइज हुआ था। इट मीन्स कॉम्प्रोमाइज लॉफुल है, कॉम्प्रोमाइज इज इनफोर्सिएबल बिफोर द कोर्ट, बिफोर द लॉ। क्या कॉम्प्रोमाइज को लॉ के सामने हम रख सकते हैं, लीगल है, वैलिड है कॉम्प्रोमाइज, तभी ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे। यस सर। कैसे सर, कॉम्प्रोमाइज का मतलब तो पहले बताइए। सर वही है सर, जब दो पार्टीज एक दूसरे की डिमांड पर एग्री होती है सर। ठीक है, तो फिर अग्रीमेंट क्या है सर। सर एग्रीमेंट यही है कि उसे एक लिमिटेड एस्टेट दे दिया जाएगा, उसकी जो ये सीरियस टॉपिक है, थोड़ा सीरियस लेके चलिएगा, एक एक करके बोलिएगा, मैं आराम से सबकी सुनूंगा, एक एक की सुनूंगा, जो समय लेना लीजिए। हाँ बोलिए। मतलब होगा एमिकेबली सेटल्ड, सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। सर सर किसने सेटल कराया, कॉम्प्रोमाइज का मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लीगल टर्म का मतलब ये है सर, वेदर दिस हैपेंड बिटवीन द पार्टीज इन ए रूम, इन हिज हाउस, उनके घर में बैठ के हुआ, पंचों के सामने हुआ, कि किसी कोर्ट में जाके कॉम्प्रोमाइज हुआ। दिस इज माय क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन को समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉम्प्रोमाइज। आप लोगों ने गोल गोल आंसर दिया सर, इसको कहते हैं गोल गोल आंसर, इसलिए गोल गोल आंसर। कॉम्प्रोमाइज कोर्ट में हुआ है सर, कॉम्प्रोमाइज मैं सब कुछ हाँ जी बोलिए सर, कोर्ट में हुआ है ये जो कॉम्प्रोमाइज। ये कहाँ लिखा है कि सर कोर्ट में हुआ है। सर क्योंकि ये लीगल एनफोर्समेंट होगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो कोर्ट में हुआ है, क्योंकि तो फिर कॉम्प्रोमाइज का मतलब आप बोल रहे हैं सीधा कोर्ट में हुआ है। तो अगर सर कॉम्प्रोमाइज का मतलब कोर्ट में, तो फिर इसका मतलब कोर्ट ने सिविल कोर्ट हुआ होगा, यस और नो। यस सर। तो फिर डिक्री निकलेगी, यस और नो। यस सर। फिर जजमेंट भी हुआ होगा, यस और नो। सर यस। हाँ जी बोलिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज, इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद क्या लगता है, कॉम्प्रोमाइज कहाँ हुआ था, घर के रूम में बैठ करके हुआ था, सोफे पर या चबूतरे पर बैठ के पंचों के बीच में हुआ था, या कोर्ट में जज के सामने दोनों पार्टीज का लिटिगेशन हुआ था, ये बताइए मेरे को कॉम्प्रोमाइज। सर मुझे लग रहा है ये कोर्ट में हुआ था। क्यों लग रहा है सर, वो मुझे रीजन जानना है ना सर। जैसे उन्होंने डायरेक्ट आंसर दिया, बोले क्या नाम उनका, विश्व बिहारी, तो उनका सीधा सीधा कहना है कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज का मतलब मैं मानता हूं कि कोर्ट में हुआ, तो उनके हिसाब से कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज हुआ। अगर कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज हो गया सर, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, अगर ये कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज हुआ, इट मींस देयर वाज ए लिटिगेशन बिटवीन द पार्टीज, और पार्टीज के बीच में जो लिटिगेशन था उस पर कोर्ट ने एक डिक्री पास की होगी, उस डिक्री को हम कहेंगे कॉम्प्रोमाइज डिक्री। तो क्या कॉम्प्रोमाइज डिक्री के अगेंस्ट में फिर से दोबारा मैटर लाया जा सकता है। अगर कॉम्प्रोमाइज डिक्री के अगेंस्ट में फिर से दोबारा मैटर लाया जा सकता है, तो सर ये रेस जुडिकेटा से बार ना हो जाएगा फिर,
सर Yes, क्यों sir. सर, अगर फ्रॉड हो के हुआ कहाँ है मैटर ऐसा- जा रहा है सर? देखिए अब आप दिमाग लगाइए, कहाँ कहाँ जा रहा है। आप सेक्शन 14 लेके पकड़ के बैठे थे, हम लोगों ने कहाँ कहाँ इसको कनेक्ट कर दिया। अगर ये कॉम्प्रोमाइज वो वाला कॉम्प्रोमाइज है तो की बात कर रहा हूं। प्राइमा फेसाई आपको सामने से क्या दिखता है, दैट इज द पॉइंट। दूसरा झटका या झुटका आप जो समझ सकते हैं समझिए। ये मुझे बताइए कि आपको यार लगता है कि सर सेक्शन 14 से ये मैटर निकल के आता है। लेट मी शो यू सेक्शन 14। सेक्शन 14 में कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज वर्ड मिला है? सेक्शन 14 का 1 में, सेक्शन 14 के सब सेक्शन 2 में, इज देयर एनी कॉम्प्रोमाइज वर्ड? नो सर। फिर सेक्शन 14 कैसे हम लगा रहे हैं आंख बंद करके, ये भी तो जानना होगा ना सर। सर इसमें सर जो सेक्शन 14 का क्लॉज 2 है सर, उसमें लिखा तो है सर इंस्ट्रूमेंट, अगर सर ये लीगली वाला है तो लीगल वाला लीगली वाला है तो कॉम्प्रोमाइज है। सर इंस्ट्रूमेंट का फिर मतलब बताइए सर, इंस्ट्रूमेंट कहाँ है आपके क्वेश्चन में? आपके क्वेश्चन में तो कॉम्प्रोमाइज है, इंस्ट्रूमेंट कहाँ है सर, ये बताइए मेरे। सर उसमें सर डिक्री भी लिखा है सर, अगर आप कॉम्प्रोमाइज डिक्री का निकाल के कर रहे हैं तो। सर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या निकाले, आप लोगों को सोचना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उस एंगल से सोचिए, तभी आप एक परफेक्ट आंसर बना सकेंगे, एक परफेक्ट जजमेंट राइटिंग कर सकेंगे, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। मेरा ये कहने का है, आपको क्या लगता है पढ़ के सामने से वो मुझे बताइए, हम लोग यहाँ डिस्कस करके फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। चलिए बताइए आराम से, मैं तब तक कुछ और भी निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी बोलिए। अगर ये कॉम्प्रोमाइज है सर तो और भी नई चीजें निकल के आ जाएंगी सर, अगर हम की उसका जो कॉम्प्रोमाइज ले लें तो। देखिए आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है सीपीसी ध्यान से तो ऐसे आंसर कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सेक्शन 14 लिख के आ जाएंगे आंसर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अभी मैं आपके सामने सीपीसी शो कर रहा हूं। सीपीसी में ये आपको ऑर्डर 23 है और ये रूल 3A है। ये नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड ए डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज ऑन विच द डिक्री इज बेस्ड वाज नॉट लॉफुल। अब सर इसका मतलब समझ रहे हैं आप मेरे, इसको क्यों शो कर रहा हूं? एनीबॉडी? नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड ए डिक्री। अगर हम ये बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज वर्ड का मतलब हम कॉम्प्रोमाइज डिक्री लेते हैं, मेरी बात कुछ सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब कॉम्प्रोमाइज डिक्री से है, कॉम्प्रोमाइज का मतलब कॉम्प्रोमाइज डिक्री से है, कॉम्प्रोमाइज का मतलब कॉम्प्रोमाइज डिक्री से है, तो सर कॉम्प्रोमाइज डिक्री को सेट असाइड करने के लिए कोई फर्दर सूट नहीं किया जा सकता। नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड ए डिक्री, डिक्री इज इक्वल टू compromise decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful, वो lawful नहीं था। तो चलिए मैं आपको, आप लोग जो लोग प्राइमा फेसाई ये मान के चल रहे हो कि सर कॉम्प्रोमाइज का मतलब यहाँ जनरल इंग्लिश मीनिंग है, तो उसका मतलब होता है सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसका मतलब है कि कोई डिस्प्यूट रहा होगा उस प्रॉपर्टी को लेकर के, उस डिस्प्यूट को सेटल कर दिया गया आपस में कंसेंट के साथ, यानी दोनों किसी न किसी एक मुद्दे पर अग्री कर गए एंड उसके बाद डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो गया। तो हम लोग यूं कह सकते हैं, आप में से अभी किसी ने बोला था ये बात, अभी मैंने सुना ये बात पॉइंट कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब जो होता है, आप में से किसी ने जस्ट अभी बोला है एमिकेबल सेटलमेंट। हाँ, मैंने अभी बोला था किसी ने कि सेटलमेंट होता है ये, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी जब दो लोग मिलकर के म्यूचुअल कंसेंट से किसी डिस्प्यूट का सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी दो लोग जब मिल करके म्यूचुअली सेटलमेंट करते हैं डिस्प्यूट का, तब यानी दो लोग मिल करके आपसी समझौते से डिस्प्यूट को खत्म करते हैं। इट मींस देयर वाज ए डिस्प्यूट है ना सर? हाँ सर बोलिए। एमिकेबल का भी मतलब म्यूचुअली होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है एमिकेबली, बिल्कुल होता है, नो डाउट। ठीक है, तो ये हो गया जनरल। अब जो लोग इसको प्राइमा फेसाई ये अपने तरीके से देख रहे हैं वो ठीक है, अपने तरीके से जो देख रहे हैं। अब इसको अगर जो लोग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लीगल मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का मतलब कोर्ट में हुई कॉम्प्रोमाइज की बात हो गई। कोर्ट में हुई मतलब जज के सामने, इट मींस कॉम्प्रोमाइज डिक्री की बात कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज डिक्री की बात कर रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज डिक्री का मतलब कुछ और हो जाता है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा पॉइंट पर, अभी मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी, अभी सारी चीजें लेके क्लियर करूंगा। नाउ सी अगला पॉइंट यहाँ पर क्या आ सकता है,
वेयर इट इज। ओके, नाउ अब यहां पर क्या है, अब ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो 1950 में हुआ, इसमें किसी को डाउट है नहीं। ये कॉम्प्रोमाइज जो हुआ है 1950 में हुआ है। 1950 का मतलब ये है हिंदू सक्सेशन एक्ट के लागू होने के पहले यहां पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है, किसी को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के लागू होने के पहले, इस ईयर की यही वैल्यू है, इसीलिए यहां पर क्वेश्चन में डाला गया है। नाउ W, अब इसमें W की क्या है, W was given the property with a limited right, यानी इस कॉम्प्रोमाइज के तहत, देखिए ध्यान से, इस कॉम्प्रोमाइज के तहत जो कॉम्प्रोमाइज 1950 में हुआ, उस कॉम्प्रोमाइज के तहत 1950 के कॉम्प्रोमाइज के तहत इसको लिमिटेड राइट दिया गया प्रॉपर्टी में। इसको प्रॉपर्टी मिली कौन सी, प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर अचल संपत्ति है, प्रॉपर्टी का मतलब वो सर्टेन लैंड है, वो सर्टेन लैंड है। मैं एक एक चीज आपको डिटेल से बताऊं, कोई क्वेश्चन आने का चांस छोड़ूंगा ही नहीं। प्रॉपर्टी का मतलब वो सर्टेन लैंड है, और वो सर्टेन लैंड का लिमिटेड राइट दिया गया। लिमिटेड राइट दिया गया, कब दिया गया, इन द ईयर ऑफ 1950, 1950 में दिया गया। कब, जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हुआ ही नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ था, छोड़ दीजिए उसको। नाउ अब क्या सीन है, डब्ल्यू क्लेम करती है, यानी विधवा महिला जो है, विडो जो है, वो क्लेम करती है आफ्टर द पासिंग ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी इसका मतलब विधवा महिला जिंदा है, विधवा महिला जिंदा है 1956 के लागू होने के बाद भी, और उसके बाद वो क्लेम करती है क्या, आफ्टर द पासिंग, कि शी हैज बिकम, हैज लगा हुआ है, यानी अब वो एब्सोल्यूट ओनर बन चुकी है उस प्रॉपर्टी की। अब उसका कहना है कि 1950 में जो हमारा समझौता हुआ था, जो हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ था, वो एक साइड है, लेकिन तब उस समय 1956 का कानून नहीं लगा था, तो 1956 के कानून के लगने के बाद नाउ आई एम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। दैट प्रॉपर्टी मतलब जो सर्टेन लैंड दिया गया था। हेलो तो अब सर, आपके, हाँ सर बोलिए सर इससे एक चीज और निकल सकती है कि सर अगर प्रॉपर्टी विद लिमिटेड राइट्स दे रखा है तो सर कॉम्प्रोमाइज जो होगा सर वो तो फिर लीगल ही होगा। कैसे सर, किस आधार पे बोल रहे हैं सर, व्हाट इज द बेसिस? सर जैसे हम लिमिटेड राइट जैसे सर किसी को देते हैं अपने परिवार में, जैसे कोई हस्बैंड है डाइंग इंटेस्ट वो विल बना के गया है, तो सर वो भी लीगली एनफोर्सिएबल होती है। अब सर जैसे इसमें लिमिटेड राइट्स दिए जा रहे हैं तो सर वो भी तो फिर एनफोर्सिएबल बाय लॉ होंगे। लिमिटेड राइट है तो सर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा, एकदम कंपलसरी रूल है क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। लिमिटेड राइट है तो क्या ये कंपलसरी है? बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज के भी। हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं सुनी, बताइए। लाइफ स्टेट तो रिवर्सनिस्ट बोलते हैं ना सर उसको, लाइफ स्टेट, हाँ जी क्या बोल रहे हैं सर, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, बोलिए जरा थोड़ा जोर से। रिवर्सनिस्ट सर लाइफ स्टेट या सर लिमिटेड राइट्स होंगे सर एनफोर्सिएबल बाय लॉ ही होगा सर। सर क्योंकि ऐसे तो अगर लिमिटेड राइट्स किसी को दिए गए हैं, कोई भी ऐसे अपने आप को एब्सोल्यूट समझ के बैठ जाएगा फिर तो। ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए इनका व्यू है। क्या कॉम्प्रोमाइज को हम लीगल मान सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 14? सेक्शन 14 को क्यों घसीट रहे हैं, अब इसके पीछे एक लॉजिक पहले पकड़ते हैं, आप लोग आंसर ढूंढिए। इन्होंने बड़ा सीधा सा क्वेश्चन पूछा, एकदम क्लियर कट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है लास्ट में, सी हैज बिकम एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द दैट प्रॉपर्टी। अब उसका क्लेम ये है कि दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का जिसके लिए कॉम्प्रोमाइज 1950 में किया गया था, उसकी वो एब्सोल्यूट ओनर बन चुकी है, ये उसका दावा है। दिस इज द क्लेम। सो नाउ शी इज क्लेमिंग एब्सोल्यूट ओनर। तो कौन सा ऐसा सेक्शन है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर जो एब्सोल्यूट ओनर बनाता है, एक विडो को एब्सोल्यूट ओनर बना देता है? अब इसके चलते हम लोग क्या जाते हैं, हम लोग जाते हैं कहां पर, सेक्शन 14 में, यानी हम लोग सीधे सीधे सेक्शन 14 में जाते हैं। अब यहाँ सेक्शन 14 में कहीं पर विडो नहीं लिखा हुआ है। मजेदार चीज क्या है, यहाँ पर कहीं विडो नहीं लिखा हुआ है। अब आपने क्या कर लिया, प्रिजम्पशन फिर मार लिया। प्रिजम्पशन नहीं मारना है, यहाँ पर आएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताइए सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1, चलिए मैं यहाँ से भी शो करूंगा तो भी चलिए वही बात सर है। फीमेल हिंदू तो सर विडो को भी इंक्लूड करता है ना? बिल्कुल करते हैं सर, नो डाउट, मैं तो बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है, 200% यू आर राइट। फीमेल हिंदू में विडो हो सकती है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकती है,
पहली बीबी हो सकती है, दूसरी बीबी हो सकती है, तीसरी बीबी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उस पर केस लॉ है भाई, उस पर केस लॉ है। वी विल डिस्कस नाउ, अभी डिस्कस करेंगे। ये तो है ही नहीं, फीमेल हिंदू का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वाइफ, वाइफ का मतलब फिर क्या हो जाएगी, लीगल वेडेड वाइफ, यानी पहली पत्नी को ही लीगल वेडेड वाइफ मानेंगे, दूसरी बीवी तो लीगली वेडेड वाइफ होगी नहीं, तो फिर उसको तो मिलना नहीं चाहिए उस हिसाब से। लेकिन सेक्शन 14 कहता है ना भैया, तुम हो जाओगे सेकंड हो तो भी तुमको एब्सोल्यूट ऑनर मिल जाएगा, थर्ड वाइफ है तो भी उसको एब्सोल्यूट ऑनर बना देगा। अगर 14(1) के अंदर आता है मैटर तो प्रोवाइडेड सबसेक्शन 2 लगा हुआ है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसेक्शन 2 लगा, तो बहुत सिंपल सा मैटर है। अपने क्वेश्चन को हमने समझ लिया, नाउ वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, अब सबको क्लियर है। क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट से। हमारे पास बस एक ही चीज है कि जो महिला क्लेम कर रही है सो कॉल्ड डब्ल्यू, उसका ये कहना, अच्छा ये देखिए ये प्राइमा फेसाई दिख रहा है। अच्छा ये जो हम लोग अभी एक और चीज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले, 2-4 मिनट पहले, कि सर ये प्रॉपर्टी डब्ल्यू के बाद इसको जानी है तो सेक्शन 15 लगेगा। क्या इस क्वेश्चन को अभी जिस पैटर्न से मैंने लिखा है उस पैटर्न को लिखने के बाद क्या आपको प्राइमा फेसाई कहीं दिख रहा है कि इसमें सेक्शन 15 का एप्लीकेशन होगा? अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न लिखा है मैंने उसको देख करके, नहीं सर, मैं तो पूछना ही भूल गया, सेक्शन 15 का एप्लीकेशन कहीं दिख रहा है क्या अगर इस पैटर्न से देखेंगे तो? और सेक्शन 16 का कहीं एप्लीकेशन दिख रहा है तो बताइए नो किसी सर, को भी, एनीवन। अभी प्राइमा फेसाई देखिए, अब इसी में होता है 2 तरीके से आंसर लिखा जाता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अभी आंसर लिखने के पैटर्न पर आते हैं, पहले क्या क्या है सब मैं बताऊंगा। अक्सर लोग पूछते हैं सर मेंस का राइटिंग कैसे करते हैं, मैं अब बता रहा हूं आपको। आंसर लिखने के देखिए सर यहाँ पर 2 तरीके होंगे, अब कौन कैसे लिखता है आंसर, दैट इज द पॉइंट। पहला आंसर और दूसरा, देयर आर 2 मोड्स, मोड 1 और मोड 2। मोड 1 मोड 2 क्या है? मोड 1 का मतलब ये हो गया सर कि आपको जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है मैटर, प्राइमा फेसाई जो मैटर दिख रहा है आपने उसको पकड़ करके सीधे सीधे आंसर लिख दिया, जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर आंसर। जो रिलेटेड सेक्शंस होंगे, जो रिलेवेंट केस लॉज होंगे, उसको पकड़ करके आपने रिलेवेंट केस लॉज, रिलेवेंट सेक्शन जो भी है उसको लगा के आपने क्या कर दिया, आंसर राइटिंग कर दी। ये हो गया मोड 1, सामने दिख रहा है वो। मोड 2 क्या होगा? मोड 2 में आप क्या करेंगे, प्राइमा फेसाई जो मैटर दिख रहा है वो तो आप लिखते ही लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा प्रिजम्पशन की कहानी भी लिख देते हैं। यानी कि आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इसमें ये कंडीशन निकल के आएगी, ये सेक्शन लगेगा, उसका रिजल्ट ये होगा, ठीक है, ये आप लिखते हैं। और अंत में क्या करेंगे, आप कंक्लूजन पार्ट यहां जरूर मेंशन करेंगे। कंक्लूजन पार्ट में आप क्या मेंशन करते हैं, आंसर नंबर मोड नंबर 2 में आप कंक्लूजन पार्ट में ये मेंशन करते हैं, द प्रॉब्लम इन हिज हैंड, जो प्रॉब्लम हमारे हाथ में है या जो प्रॉब्लम हमारे पास अभी है उसमें क्या दिखता है, उसमें प्राइमा फेसाई जो चीज दिख रही है उसके हिसाब से आंसर, मेरा आंसर एज ए जज, मेरा आंसर एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जो भी एडीजे के आप कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से मेरा आंसर ये है। दिस इज द पॉइंट। तो प्राइमा फेसाई जो दिखा उससे रिलेटेड रिलेवेंट केस लॉस, उससे रिलेटेड रिलेवेंट सेक्शंस वो आपने मेंशन कर दिया। प्रिजम्पशन में आपको दिख रहा है, प्रिजम्पशन में यहाँ पर क्या है हमारे पास, सेक्शन 15। तो आपको लग रहा है कि सर ये प्रिजम्पशन में आप बोल रहे हो कि सर ये लग रहा है कि प्रॉपर्टी पहले महिला को गई है, इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि प्रॉपर्टी पहले महिला को गई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद उसके बेटे को जाएगी, ऐसा कुछ कहा गया है, तो ये प्रिजम्पशन की कहानी हो जाएगी। अगर ये प्रिजम्पशन का है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन अगर आप डालेंगे तो सेक्शन 15 का एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, वहां सेक्शन 16 का एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तीसरा आप इसके पास क्या आ गया, कंक्लूजन। तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन बोल रहा हूं, लेकिन आपको देखिए ये किसी भी कैंडिडेट को देखना पड़ता है, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी टीचर होगा या जो भी सिखाने वाला होगा वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता कि एग्जाम में बैठे, ठीक है, नहीं हो सकता। तो वहां पर क्या है, आपको देखना है कि मार्क्स कितने नंबर का क्वेश्चन है। मार्क्स अगर यही मान लीजिए 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज 25 नंबर का ये क्वेश्चन है, 3 टुकड़ों में बांट के पूछ दिया है, 8-8 मार्क्स के लिए 16 हो गए और एक 9 मार्क्स के लिए 25 हो गए, 8 और 8 16 और 9 25 यानी 25। अगर ये 25 मार्क्स में 3 तरीके से इसको तोड़ के पूछ दिया तो आपको ये लिखना चाहिए, या सीधे सीधे 25 मार्क्स के लिए तो पूछ दिया तो आप इसको लिखिए। अगर आपको ये 10 to 15 मार्क्स के बीच में पूछ रहा है तो आप इसको लिख के आइए।
ठीक है, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेज यहां पर आ गया। अब इसमें आंसर राइटिंग पर आते हैं, उसके पहले थोड़ा सा फाइनल जो हम लोग कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं क्वेश्चन का, वो देखिए। अब आइए हम लोग अपने आंसर पर आते हैं कि क्या लगेगा, लेकिन आंसर के पहले फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। फाइनल कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है आप सबके साथ डिस्कशन करके, नॉलेज शेयर करके हम लोगों के बीच में, कि एक महिला है और उसका एक सौतेला बेटा है, उसके सौतन का बेटा, सौतेला बेटा, ओके, स्टेपसन जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं। उन दोनों को एक प्रॉपर्टी यानी एक फिक्स्ड आइडेंटिफाइड सर्टेन लैंड अलॉट कर दिया गया, और ये सर्टेन लैंड जो अलॉट हुआ है वो इंडिया में हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। इन ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो वो छोड़ के आए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के बदले, यानी इसका मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो महिला विधवा है और ये जो सो कॉल्ड स्टेपसन है, इसका कोई ना कोई खानदान या रिश्तेदार, नातेदार, फैमिली मेंबर पाकिस्तान में भी होगा। इसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर पाकिस्तान में होगा। जब ये पाकिस्तान में अपनी, यानी इनकी जमीन जायदाद पाकिस्तान में थी, तो पाकिस्तान में जो जमीनें थी, पाकिस्तान में जिनकी जो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को जो छोड़ चुके, तो जो लोग पाकिस्तान में इसके मेंबर, फैमिली मेंबर रह रहे होंगे, इसके साथ वाले रिश्तेदार, उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि भाई तुमने वो प्रॉपर्टी चूंकि छोड़ दी है हमारे लिए, तो भैया तुम जाओ वहां पर, तुमको वहां पर प्रॉपर्टी अलग से मिलेगी। तो जो प्रॉपर्टी उसने छोड़ी पाकिस्तान में, उसके बदले ये बात उसको क्या मिली, इंडिया में प्रॉपर्टी मिलती है। और ये कॉम्प्रोमाइज होता है इन द ईयर ऑफ 1950, 1950 में ये कॉम्प्रोमाइज होता है। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज जो 1950 में हुआ, इस कॉम्प्रोमाइज के तहत, यानी कॉम्प्रोमाइज के तहत, तो कॉम्प्रोमाइज के तहत दो चीजें क्लियर हुई। कॉम्प्रोमाइज के तहत क्या हो गया, एक तो क्लियर कट महिला को लिमिटेड राइट दे दिया गया, पहली बात कॉम्प्रोमाइज 1950 में, और दूसरा क्लियर कट लिमिटेड राइट दे दिया गया। अब लिमिटेड राइट मिलने के बाद महिला अब 1956 के बाद, यानी आफ्टर 6 years ऑफ द कॉम्प्रोमाइज, शी इज क्लेमिंग कि मेरे को एब्सोल्यूट ओनरशिप मिलता है प्रॉपर्टी पर। नाउ यू हैव टू डिसाइड, वी हैव टू डिसाइड कि क्या महिला का क्लेम सही है, वेदर शी जो क्लेम है, वेदर हर क्लेम इज ए लॉफुल वन और इट्स ए अनलॉफुल क्लेम एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ। तो अब आते हैं मैटर पर। हमारा मैटर कहां से लग रहा है, सेक्शन 14 पर। क्यों लगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट ओनरशिप की बात करती है, तो हम लोग यहां पर एब्सोल्यूट ओनरशिप की वजह से सेक्शन 14 को टच कर रहे हैं। ओके, नाउ सी, अभी यहां पर क्या है, सेक्शन 14 के पीछे की कहानी क्या है वो जरा समझिए, बड़ा मजेदार। पहले तो ये देखना है कि वो पहले क्लेम क्या कर रही है, शी इज क्लेमिंग दैट आई एम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो भैया कैसे क्लेम कर रही है, इट मीन्स कि शी इज अपियरिंग बिफोर यू, आपकी कोर्ट में शी इज अपियरिंग। इट मीन्स शी हैज फाइल्ड अ प्लेंट, आपके सामने उसने प्लेंट रखा है, शी इज द प्लेंटिफ इन दिस केस। भैया सी इज द प्लेंटिफ इन दिस केस, इसका मतलब आपके सामने वो आ रही है पार्टी बन के। तो उसने अपना दावा किया, तो कैसे उसने अपने दावे को सपोर्ट किया है, सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 क्लियर करता है। क्या बोलता है, एनी प्रॉपर्टी पसेस्ड बाय ए फीमेल हिंदू, यहां पर उसका आंसर मिलता है वेदर अक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो इसका दावा था कि मेरे को जो प्रॉपर्टी मिली है कॉम्प्रोमाइज में मिली है, और जो कॉम्प्रोमाइज में जो प्रॉपर्टी मिली है दैट वाज अक्वायर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट के लागू होने के पहले ये प्रॉपर्टी मुझे मिली है। और सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1 बहुत क्रिस्टल क्लियर सामने से कहता है कि चाहे प्रॉपर्टी कमेंसमेंट ऑफ इस एक्ट के लागू होने के पहले मिले या इसके बाद में मिले, क्या लिखा है, शैल बी हेल्ड बाय हर एज फुल ओनर देयर ऑफ एंड नॉट एज ए लिमिटेड ओनर। अब उसने क्लियर कट कह दिया कि अगर प्रॉपर्टी उसको मिलती है तो वो उसकी लिमिटेड ओनर नहीं होगी, शी विल बी अ फुल ओनर। विल क्या, शैल बी। लॉ कह रहा है कि भाई चाहे कानून जो है 1956 के पहले लगता हो, बट शी विल बी द फुल ओनर नॉट द लिमिटेड ओनर। समस्या कहां कम वक्त है, समस्या द प्रॉब्लम विथ अस इज कि 1950 के कॉम्प्रोमाइज के हिसाब से वो महिला लिमिटेड राइट होल्ड करती है।
1950 के उसके कॉम्प्रोमाइज के हिसाब से उस महिला के पास लिमिटेड राइट है, और 1956 का कानून कहता है ना जी आपको तो कंप्लीट राइट मिलता है। तो कम वक्त कंप्लीट राइट मिलता है कि लिमिटेड राइट मिलता है, यही तो हमने को डिसाइड करना है क्या उस महिला के पास लिमिटेड राइट है कि फुल राइट है, फुल ओनर है कि लिमिटेड ओनर है, यही अपने को डिसाइड करना है। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आपको एज ए जज सोचना चाहिए, आंसर राइटिंग के समय कंसीडर करना चाहिए कि महिला को मिला क्या, सर्टेन लैंड। लैंड मींस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है एज पर एक्सप्लेनेशन। तो यहां तो एक चीज क्लियर हो गई एक्सप्लेनेशन के अंदर कि प्रॉपर्टी का मतलब चल संपत्ति, अचल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस। यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस, मूवेबल हो या इमूवेबल हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनिएगा ध्यान से, अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो लीगल टर्म है, उसको पकड़िएगा। आपको फिर से रिपीट करा रहा हूं, यहां पर जो महिला को प्रॉपर्टी मिलती है वो कॉम्प्रोमाइज से मिलती है। याद कर लीजिए, मैं क्यों इसको रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में भी इसी को पकड़ करके आगे का सेक्शन पढ़ना है आपको एक्सप्लेनेशन इसको दिमाग में रख के पढ़ना है। कैसे मिला, कॉम्प्रोमाइज से। यहां पर क्या बोल रहा है सुनिएगा ध्यान से, यहां मैं थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूं, इसको पढ़िएगा। क्यों इसको पीछे पढ़ रहा हूं, इसके पीछे पढ़ने का रीजन देखिए। यहां सी प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। हमारे पास क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय अ फीमेल। कैसे मिल रहा है, पकड़ना, पॉइंट शुरू हो गया। बाय इनहेरिटेंस, आपके पास इनहेरिटेंस से नहीं आई है प्रॉपर्टी, महिला का क्लेम। डिवाइस नहीं आई है, पार्टीशन, और इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस, और एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस, और बाय गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन वेदर ए रिलेटिव और नॉट, बिफोर एट और आफ्टर एट हर मैरिज, और हर ओन स्किल और एक्सर्शन, और बाय परचेज, और बाय प्रिस्क्रिप्शन, और इन एनी अदर मैनर whatsoever, and also any such property held by her as स्त्रीधन immediately before the commencement of this act। अब बताइए कॉम्प्रोमाइज वर्ड इसमें लिखा है क्या कम वक्तों ने? In what it सर इन एनी अदर मैनर वाला सर, whatsoever। ध्यान से पढ़ रहे थे? हाँ जी Yes, यानी sir। मैं प्रॉब्लम के लिए कह रहा हूं कि प्रॉब्लम में कॉम्प्रोमाइज लिखा है, तो क्या यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कहीं लिखा है कॉम्प्रोमाइज वर्ड लिखा है एक्सप्लेनेशन में? नहीं नो उसको सर, interpret लिखा करना नहीं है। पड़ेगा। तो फिर Include कहां से हो गया सर, पकड़ेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन में? another तो manner में। प्रॉपर्टी इसके पास, महिला के पास प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज से आ रही है, आप कह रहे हो सर कॉम्प्रोमाइज है नहीं, तो फिर कैसे लेंगे इसको बताइए? सर इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा जो टर्म लिखा है इन अदर आ गया इस मैनर। पे। अब बताइए किस में लेके जाएं, कहां लेके जाएं? In any other manner में आ गया सर कॉम्प्रोमाइज। अभी क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल सर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया था ये तो। हाँ, ऐसे क्लियर करके चलना है बड़े मजे से, धीरे धीरे। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा भी समझिए, लेकिन ऐसा समझिए कि फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास दो चीजों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। पहला कि कॉम्प्रोमाइज से उसको प्रॉपर्टी मिली, और कॉम्प्रोमाइज वर्ड इज नॉट गिवन इन द एक्सप्लेनेशन। तो आप बड़े मजे से आंसर लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिला कि एज पर, देखिए अब आंसर में आप लिखोगे, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, लिखूंगा तो भी हो जाएगा। आप लिखोगे तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। पहला आंसर आप क्या लिखोगे, सिर्फ शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एज पर सेक्शन 14 सब सेक्शन 1, सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के तहत जो प्रॉपर्टी, चाहे किसी भी प्रॉपर्टी ने, फीमेल हिंदू ने कोई भी प्रॉपर्टी अगर अक्वायर किया है बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, शैल बी हेल्ड बाय हर एज अ फुल ओनर। सो एज पर दिस प्रोविजन, एज पर सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के प्रोविजन के हिसाब से सिर्फ हम इसको पकड़े हमारे प्रॉब्लम को, तो हमारे पास क्या मिलता है, शी इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर सिर्फ इस पॉइंट को पकड़ते हैं तो आपको एक चीज मिलता है। दूसरा क्या मिल रहा है आपको कि भाई प्रॉपर्टी तो मिली, अब कह तो रहे हो आपके फुल ओनर है, लेकिन प्रॉपर्टी मिलती कैसे है कमबख्त, इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। तो हमारा प्रॉब्लम में जो कहा गया कि प्रॉपर्टी इसको मिलती है बाय अ कॉम्प्रोमाइज इन द ईयर ऑफ 1950, सो वेदर द प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय अ कॉम्प्रोमाइज इज इंक्लूडेड इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट, द आंसर इज नो। सो अगर आप यहां लिख रहे हो एकदम क्रिस्टल क्लियर, दिल खोल के लिखिए अपने जजमेंट के अंदर, अपने आंसर के अंदर कि द टर्म कॉम्प्रोमाइज इज नॉट गिवन इन द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज वर्ड नहीं मेंशन है। जब एक्सप्लेनेशन में कॉम्प्रोमाइज वर्ड नहीं है, इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज से प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। यहां पर एक टर्म लिखा गया है इन एनी अदर मैनर
whatsoever। सो हम इसको कहां फिट करेंगे, इसको फिट करेंगे एनी अदर मैनर, आगे लिखा है whatsoever, whatsoever, किसी भी तरीके से, कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन वो यहां पर इंक्लूड है। सो कॉम्प्रोमाइज वर्ड कैन बी इंटरप्रेटेड इन द टर्म्स ऑफ इन एनी अदर मैनर whatsoever। यहां से आप इसको कॉम्प्रोमाइज को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। आइए मजे से अब आगे चलते हैं। नाउ अब आइए, ये पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आइए 14 के सबसेक्शन 2 पर। अब इसके एक्सेप्शन पार्ट को भी आपको साथ में देखना है, मिला के लिखना है। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी आपको चतुराई करनी होती है कि अगर आपको पता है या थोड़ा आपने मेहनत कर रखा है तो एग्जाम में कोशिश, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जो जैसे एक्सप्लेनेशन में लिखा है कोशिश अपनी ये होनी चाहिए कि एज इट इज लिख के आए। अगर नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट एज फार एज पॉसिबल लिखिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नाउ सबसेक्शन 2 पर आते हैं। जब सबसेक्शन 2 पर आएंगे तो क्या कहा गया है, यहां पर बिल्कुल क्लियर कहा गया है, सबसेक्शन 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, जो कुछ भी सबसेक्शन 1 में कहा गया है शैल अप्लाई, उसका एप्लीकेशन नहीं होगा। किस पर नहीं होगा, टू एनी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी कैसे मिली है आपको, कैसे मिली है प्रॉपर्टी आपको, कॉम्प्रोमाइज। तो प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट से मिली है क्या आपको प्रॉपर्टी, नहीं मिली है। तो गिफ्ट नहीं मिली तो बात खत्म हो गई। और अंडर ए विल, विल से मिली है क्या प्रॉपर्टी, नहीं मिली है। और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से मिली है क्या प्रॉपर्टी, नहीं। और अंडर ए डिक्री, डिक्री से नहीं मिली है सर। क्या प्रॉपर्टी, कोर्ट ऑर्डर और से भी नहीं ऑर्डर ऑफ ए सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के किसी आदेश से मिली है क्या प्रॉपर्टी, और अंडर एन अवार्ड, किसी अवार्ड से मिली है क्या प्रॉपर्टी। अब आप खुद देखिए ना सर, मिली है कि नहीं मिली, अप्लाई योर ओन माइंड, मेरे को आंसर बतानी नहीं पड़ेगा, आप खुद आंसर निकाल लेंगे। बताइए, गिफ्ट से मिली है, विल से मिली है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, अंडर ए डिक्री, ऑर्डर ऑफ ए सिविल कोर्ट और एन अवार्ड, किस चीज से मिली है प्रॉपर्टी। आगे का टर्म तो खत्म ही है, उसमें तो कहा है कि रिस्ट्रिक्टेड स्टेट मिलेगा अगर इन सब चीजों में मिलेगी। अब ये बताइए सर, आप सबसे पूछ रहा हूं सर एंड मैडम बोथ, कि कॉम्प्रोमाइज से मिली हुई प्रॉपर्टी को सबसेक्शन 2 में कहां डील किया गया है। चलिए 1 में तो हमने ले लिया, एक्सप्लेनेशन में भी ले लिया, इन एनी अदर मैनर, तो कॉम्प्रोमाइज वाला पार्ट आता है सबसेक्शन 2 में क्या, बताइए मोनी जी। नो सर। सारी कहानी कहां घूम गई, महिला के ऊपर नहीं घूम रही है, कॉम्प्रोमाइज पर घूम रही है। देखें रियल जो टर्म है इसको पकड़ लेंगे आप लोग, पकड़ लिया आप लोगों ने सर, वही बात तो मैं बोला सर अगर। अच्छा एक और चीज यहाँ पर आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंस्ट्रूमेंट, वेदर इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज। अगर यहाँ पर आंसर पहले आप देखिए, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, इसीलिए अभी बोला था कि आप लोग को क्या प्राइमा फेसाई दिखता है, बढ़िया से समझिए। कॉम्प्रोमाइज इज इक्वल टू अ डिक्री ऑफ ए कोर्ट, जस्ट ए सेकंड, आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज इज इक्वल टू डिक्री ऑफ ए कोर्ट। ये क्वेश्चन है आपके लिए, सोचिए समझिए, कॉम्प्रोमाइज इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, या कॉम्प्रोमाइज इज क्या लिखा है एकदम क्लियर कट, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। सो यहां आप लिख सकते हैं एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, किसके अंदर कॉम्प्रोमाइज आएगा, भैया गिफ्ट तो नहीं है, ये तो सबको पता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, बिल नहीं है सबको पता है, तो इसलिए मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूं। यहाँ पर पहले गिफ्ट का है, बिल का है, 3 चीजों में झमेला है, इंस्ट्रूमेंट, डिक्री, ऑर्डर और एक अवार्ड। तो अवार्ड तो नहीं है, चलिए इतना ही पता है प्रॉब्लम के हिसाब से। अब ये चलिए यहाँ पर अवार्ड भी डाल दिया, ये 3 तो नहीं है। अब बताइए ये 3 में नहीं है तो इस 3 में है क्या, देखिए 6 तरीके से प्रॉपर्टी आ रही है। अब बताइए, आंसर आप ही लोग के हाथ में, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आपके हाथ में, बल्ले बल्ले सोचिए, यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, कैसा भी प्रॉब्लम हो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नो। क्या है आप बताइए, डिक्री है, ऑर्डर है, इंस्ट्रूमेंट है। मुझे लग रहा है डिक्री है तो क्यों है, ऑर्डर है तो क्यों है, इंस्ट्रूमेंट है तो क्यों है, ये चीज पहले क्लियर करनी पड़ेगी। आपकी बात सुनूंगा, अगर सोच लीजिए आप, इस बात को दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, अगर खुदा ना करे, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता का मतलब होता है खुदा ना करे, खुदा ना करे कि अगर ये डिक्री का मत निकल गया, कॉम्प्रोमाइज इज इक्वल टू डिक्री, अगर कॉम्प्रोमाइज का मतलब ऑर्डर निकल गया, कॉम्प्रोमाइज का मतलब इंस्ट्रूमेंट आ गया, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, तो फिर डिक्री के हिसाब से प्रॉपर्टी जाएगी।
फिर तो टर्म कंडीशन जो ऑर्डर का होगा उसके हिसाब से जाएगी, सर फिर लिमिटेड ऑनर हो इंस्ट्रूमेंट के जाएगी। हिसाब से जाएगी। फिर शी कैन नॉट क्लेम द प्रॉपर्टी, क्या तो सर, देंगे मेरा एक कब? जब क्वेश्चन। सब्जेक्ट टू, सर सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 है, वो सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 है, आप देंगे तभी जब 2 के अंदर फॉल करेगी बात। 2 को ध्यान में रख के आप 1 अप्लाई कर सकते हैं, पहले 2 देन 1। वहां लिख तो दिया इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर, तो डिक्री से है तो नहीं दे सकते हैं, ऑर्डर से है तो नहीं दे सकते हैं, 14(1) एप्लीकेशन नहीं आएगा। इस चीज को कैसे, अगर उसका लीगल राइट बनता होगा, कोई राइट सर create राइट होता बनता है होगा तो अलग चीज है, यहाँ तो मेंटेनेंस की बात ही नहीं कर रही है, तो कुछ सर legal राइट right होगा कर ही तो नहीं सर रहा है। ऑब्वियस सी बात है वो एब्सोल्यूट ही हो जाएगी अगर राइट बनेगा तो। क्रिएट होता है हाँ, तो राइट क्रिएट होता है तब ना सर, प्री एग्जिस्टिंग राइट जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस Yes, किया हुआ sir. है। प्री सर वो तो अलग ही एग्जिस्टिंग बात है। राइट्स, तो वो तो है ही नहीं सर, तो क्वेश्चन पे कन्फाइन करना है सर, भटकना नहीं है। यू आर अ कैंडिडेट सर। सर मेरा कहना है कि सर अगर वो कोर्ट को जाते हैं, अगर कंप्रोमाइज जैसे बात तो नहीं हुआ तो कोर्ट तो उसको कोई एनफोर्स नहीं करेगी ना, क्योंकि कंप्रोमाइज जो है उसका तो कुछ वैलिड होगा ना, उसके लिए तो कोर्ट उसको जो केस को लिया है ना, नहीं तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। कंप्रोमाइज अगर ऐसे बातों में हुआ तो कोर्ट में नहीं एनफोर्समेंट नहीं हो सकता ना। ओके, अब बताइए कहाँ पर समस्या है? सर वही कंप्रोमाइज टाउन पर समस्या है। सर समस्या यहाँ पे है सर, सीपीसी नहीं पड़ी। 3 चीजें लग गई ना, इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन आपके सामने मैंने दिखाया, सीपीसी का एप्लीकेशन आपके सामने है, हिंदू लॉ तो बेचारा पहले से फंसा पड़ा इसमें। तो अब आप जानेंगे तभी ना सर कनेक्ट कर पाएंगे। मैं गोल गोल बोल दूं कि सर ये लिख दो, ये लिख दो, आंसर हो गया। आपको पता होना चाहिए सर क्यों बोला, सर ने बोला तो क्यों बोला, या किसी भी पर्सन ने बोला तो क्यों बोला, कनेक्ट करने के लिए रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, राइट। तो अब जरा, अब आप यहाँ पर आप प्रिजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन प्रिजम्पशन क्यों करेंगे, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर बताना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज का मीनिंग। अब आप लोगों में से जो आंसर आ रहा है देखिए, अब इसको मैं यहाँ पर आपके लिए इंटरप्रेट करता हूं। देखिए कॉम्प्रोमाइज का मतलब हम इसको डिक्री क्यों माने। चलिए पहले शुरुआत करते हैं इंस्ट्रूमेंट से। पहले ये समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, तब ना समझेंगे कौन इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज। क्या ये इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्रोमाइज है? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है पहले ये तो समझें। इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट इज ए रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक जरिया। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते हैं सर ये इंस्ट्रूमेंट लॉ, प्लायर लॉ और ये सब जो स्क्रू ड्राइवर लॉ, ये सब जो चीजें होती है इंस्ट्रूमेंट होती है उनके लिए। तो एक जरिया होती है किसी टास्क को पूरा करने के लिए, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए एक जरिया होता है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज ए टास्क, और इसको पूरा करने के लिए जरिया चाहिए। जरिया क्या मिला हमारे पास? लीगल रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, सो रिटन लीगल डॉक्यूमेंट क्या होगा? जो रिकॉर्ड करेगा, दैट रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करेगा भैया? रिकॉर्ड्स दी फॉर्मल मतलब लीगल, फॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ लीगली इनफोर्सिएबल एक्ट और अग्रीमेंट। तो क्या हम माने कि ये इंस्ट्रूमेंट का मतलब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? मतलब महिला के बीच में और जो आदमी जिसने प्रॉपर्टी दी होगी उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट बना होगा फॉर्मल तरीके से, जो उसके बाद साइन किया होगा, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? इज इट सो? नो सर। यहां पर एक और टर्म आता है, देखिए क्योंकि ये फैमिली का मैटर है तो हम लोग एक टर्म और इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैमिली सेटलमेंट। सेटलमेंट, जी सर। फैमिली सेटलमेंट हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। सो देयर इज नो एज सच कोई वर्ड नहीं है फैमिली सेटलमेंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। अब बचा डिक्री और ऑर्डर। तो डिक्री ऑर्डर तो भाई सबने सीपीसी पढ़ रखी है, मैंने सीपीसी भी निकाल दिया है आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं डिक्री और ऑर्डर भी दिखा देता हूं। डिक्री और ऑर्डर तो आप लोगों को पता होगा, इसमें कोई समस्या है हो ही नहीं सकती। ये रहा आपका डिक्री का डेफिनेशन, सी आपके सामने सीपीसी भी ओपन कर दिया, लीजिए डिक्री। सो डिक्री मीन्स क्या होता है वो पता है। ऑर्डर भी है इसमें डिफाइन कि नहीं है? एनीबॉडी? किसी ने तो पढ़ा होगा ना सीपीसी। सर है नीचे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऊपर लगना चाहिए, नीचे लग गया, 14 या 15 में लग गया। ओके, तो अब देखिए कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या? ऑर्डर होगा। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या? डिक्री होगा। अब सुनिए ध्यान से,
कॉम्प्रोमाइज का मतलब अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे या अपने टेक्स्ट बुक में सर्च करेंगे या कहीं भी सर्च करेंगे, इसका मीनिंग सर्च करेंगे लॉक डिक्शनरी में भी, तो कॉम्प्रोमाइज का सिंपल जनरल मीनिंग आपको सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कर कौन रहा है, इस बात को आप लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, राइट? आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट तो होता है, नो डाउट, आप सब जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, नो डाउट। कॉम्प्रोमाइज का मतलब बिल्कुल सही है आपका कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। व्हाट इज इट? अरे यार, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट तो होता है, ठीक है, नो इश्यू। लेकिन ये सेटलमेंट ऑफ जो हमारा डिस्प्यूट है वो कर कौन रहा है, सेटलमेंट कर कौन रहा है, दिस इज द पॉइंट। क्या है, देखिए सुनिएगा ध्यान से, बहुत मजेदार चीज सुन रहा। जब कभी डिस्प्यूट होगा तो हम पंच के पास जाते हैं या कहां जाते हैं सर, कोर्ट के पास जाते हैं या आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं। देखिए कहां से कहां मैं लिंक करके लेके जाऊंगा, कॉन्सिलिएटर के पास जाते हैं, आज के डेट में आर्बिट्रेटर, कॉन्सिलिएटर, मीडिएशन में जाते हैं, लोक अदालत में जाते हैं। यस और नो? यस सर। एडीआर इसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? एडीआर पढ़ा होगा आपने कॉलेज में, सेक्शन 89 सीपीसी, सेक्शन 89 सीपीसी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। तो जब डिस्प्यूट वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो भैया डिस्प्यूट कौन सुलझा रहा है? इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, हु इज सॉल्विंग, हु इज रिजॉल्विंग दैट डिस्प्यूट? वेदर दी पंच इज, जब भी झगड़ा होगा तो हम तीसरे के पास ही जाते हैं ना, कि खुद ही सुलझा लेते हैं। भैया खुद ही सुलझा लेते तब तो कोर्ट बनता ही नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? धीरे धीरे मैं कहां आप लोगों को लेके जा रहा हूं, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। यस सर। तो अब डिस्प्यूट सुलझाने के लिए एडीआर, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। अगर ये खुद से करते हैं, सुनिएगा मेरी बात को, अगर कॉम्प्रोमाइज का मतलब सेल्फ होता, यानी आपस में दोनों पार्टी म्यूचुअली करते, म्यूचुअली अपने दोनों करते, तो हम उसको बोलते, क्या बोलते? अभी बोला था आप में से किसी ने, अमिकेबल सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट बोलते। यस और नो? यस सर। जी सर। जब तीसरा पार्टी का एंट्री नहीं होगा, दो बिल्ली लड़ती है, बंदर बीच में पहुंचता है, या दो बंदर लड़ते हैं, एक बिल्ली पहुंचती है, कहानी सुनिए बचपन, वही कहानी है। तो जब तीसरा आदमी सेटलमेंट कराएगा तो या तो पंच होगा, या तो कोर्ट होगा, या तो आर्बिट्रेट। इसीलिए अवार्ड वर्ड क्यों लिखा गया? हैव यू एवर थिंक अबाउट दिस? यहाँ पर लिखा है अंडर एन अवार्ड, अवार्ड क्यों वर्ड लिखा है? आर्बिट्रेशन में होता है सर, मिलता है, एडीआर yes में or होता no? है अवार्ड। आर्बिट्रेशन में अवार्ड मिलता है, यस और नो? पता है ना आप लोगों को? जी सर, जी सर, जी। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट। तो अब यहाँ पर और भी क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज का मतलब सेल्फ हेल्प होता, खुद में परिवार अपने लोग मिलजुल के कर लेते, तो ये फैमिली सेटलमेंट होता। लेकिन ये फैमिली सेटलमेंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है। तो डिस्प्यूट का मतलब हो गया कोर्ट में हुआ होगा, आर्बिट्रेटर में हुआ होगा, ये सब कुछ भी हुआ होगा। अब सवाल यहाँ पर बड़ा मजे से है, अगर आर्बिट्रेटर देगा तो सर क्या देगा? अवार्ड देगा। अवार्ड देगा। कोर्ट देगी तो क्या देगी? डिग्री ऑर्डर देगी सर। वेरी गुड, अब आ गए लाइन पे, आप लोग सब सीधे सीधे लाइन पर आ गए, अब ये सब में तो गए नहीं। तो अवार्ड, डिग्री और ऑर्डर, अगर अवार्ड है, डिग्री है, ऑर्डर है, तो ये कहाँ पड़ता है? 14 के 1 में कि 14 के 2 में पड़ेगा और सर। अगर 14 का 1 2 पड़ेगा तो फिर क्या होगा? अगर मैं शुरू में आंसर देता तो आपको इतना दिमाग जो आप लगाते हैं अपना, आप अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते, अब करना सीखिए। अब समझ में आ गई चीज कैसे आ गया? तो उसको मिलना चाहिए 14 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। नाउ यू हैव टू डिसाइड 14 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर ऑर्डर, डिक्री है, अवार्ड है, ऑर्डर है, या कोई भी तरीका है, किसी भी तरीके से अगर आ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? जैसा उसमें मेंशन है। अगर उसमें मेंशन रिस्ट्रिक्टेड है तो रिस्ट्रिक्टेड प्रीवेल करेगा, अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं है तो फिर नहीं।